स्टूडेंट्स, क्लास 9 सब्जेक्ट सिविक्स फर्स्ट चैप्टर। इसके पहले इसका स्टार्टिंग हुआ था। चैप्टर है डेमोक्रेसी इन कॉन्टेम्प्ररी वर्ल्ड। आज के विश्व में डेमोक्रेसी, इसमें पहले दिन के क्लास में बताया गया। आज हम लोगों को जहाँ से पढ़ना है आपके एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 10, फेजेज इन द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी। जैसा कि हम पिछले क्लास में भी बताए थे कि डेमोक्रेसी ज़्यादातर 1950 के बाद दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज़ में आया और 17th-18th सेंचुरी तक डेमोक्रेसी केवल कुछ यूरोपियन कंट्री में, यूरोपीय देशों में ही था और उसके बाद उसका प्रसारण दूसरे देशों में, दूसरे क्षेत्रों में हुआ। इसी को बिगिनिंग यहाँ से किया गया है कि डेमोक्रेसी की शुरुआत सबसे पहले उसकी डिमांड फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में फ्रांस में एक क्रांति हुई। हिस्ट्री में इस चैप्टर को पढ़ना है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। उसमें फिर इस रिवॉल्यूशन के बारे में आप डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें ये जानना है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज द फर्स्ट इवेंट दैट वाज द डिमांड फॉर डेमोक्रेटिक सिचुएशन, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। 1789 का फ्रांसीसी क्रांति दुनिया में पहली घटना थी जो लोकतंत्र के डिमांड के लिए की गई थी, मोनार्की के खिलाफ, राजतंत्र के खिलाफ। 1789 के पहले फ्रांस में मोनार्की था, राजतंत्र था। वहाँ की जनता ने विद्रोह किया। एक रिवॉल्यूशन नहीं, करीब 1789 से लेके 1848 तक 3 क्रांति फ्रांस में हुई। उसके बाद जाके वहाँ डेमोक्रेसी की स्थापना हुई। उसके बाद दूसरा, इसमें आप डिटेल्स में आप पढ़ेंगे, जो इस बुक में जो डिटेल्स दिया गया है उसको रीड करना है। उसमें जो मेन बातें हैं वो हम आपको बता रहे हैं। दूसरी घटना अमेरिका में हुआ। 1776 में अमेरिका वाज द फर्स्ट कंट्री टू गेट इंडिपेंडेंट फ्रॉम कॉलोनियल रूल। औपनिवेशिक शासन, जो कॉलोनियल रूल भारत में था, अमेरिका पर भी कॉलोनियल रूल था, ब्रिटेन का ही शासन वहाँ भी था, लेकिन अमेरिका दुनिया का पहला देश था जो 1776 में ब्रिटेन से आज़ाद हुआ और वह विश्व का पहला देश बना इंडिपेंडेंट होने वाला। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जब 1776 में आज़ाद हुआ तो उसके बहुत सारे छोटे छोटे कॉलोनी थे, सबको मिला के यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बना है। वो कॉलोनी सब उस समय छोटे छोटे अलग अलग क्षेत्र थे जो आज अमेरिका के राज्य के रूप में हैं। तो उन कुछ राज्यों में, पूरे अमेरिका में नहीं, अमेरिका के कुछ प्रोविंस में, कुछ कॉलोनियों में डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया गया 1787 में। उसके बाद 19वीं शताब्दी में डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल और थोड़ा ज़्यादा हुआ, लेकिन तमाम देशों में वोटिंग राइट, डेमोक्रेसी का एक सबसे प्रमुख उदाहरण होता है कि किसी देश के नागरिकों को वोटिंग राइट मिले। तो आप देखेंगे कि आपके बुक में किस देश में किस ईयर में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब एक निश्चित उम्र सीमा तय की जाती है एडल्ट होने का। अपने यहाँ जैसे 18 साल है और उसके ऊपर के सभी लोग वोट डाल सकते हैं। तो अलग अलग देशों में सभी लोगों को वोटिंग राइट देने के लिए आंदोलन अमेरिका में सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हुआ और 1965 में जाके अमेरिका में सभी लोगों को वोटिंग राइट मिला। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो डेमोक्रेसी आई थी उसमें सभी लोगों को वोटिंग राइट नहीं दिया गया था। देश के कुछ गिने चुने लोग थे, जैसे धनी वर्ग जो थे या पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग, उन्हीं लोगों को केवल वोट डालने का अधिकार था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो उसके बारे में आप ज़्यादा पढ़ेंगे। लेकिन सभी लोगों को, चाहे देश का अमीर हो, गरीब हो, छोटे तबके के लोग हों, सबको वोटिंग राइट देने की शुरुआत अमेरिका में 1965 में हुआ और इसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी और यूनिवर्सल सफरेज कहा गया। इसका हिंदी होता है वैश्विक मताधिकार।
यानी देश के सभी नागरिकों को एडल्ट होने की एक उम्र तय करता है। हर देश में अलग अलग है। अपने देश में 1985 तक 21 था, अभी 18 है। तो ये किया गया। तो जैसा कि कल के क्लास में भी हम बताए थे कि 1945 के बाद जब कॉलोनाइजेशन का, औपनिवेशिक शासन का अंत हुआ, तो दुनिया के ज़्यादातर देशों में डेमोक्रेसी का प्रचार प्रसार होना शुरू हुआ। एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म। यूरोपीय देश, ज़्यादातर कॉलोनी जो थे एशिया और अफ्रीका के देश थे, यानी यूरोपियन देशों ने एशिया, अफ्रीका और अमेरिका महादेश के देशों को अपना गुलाम बना के रखा था, अपना कॉलोनी बना के रखा था। 1945 के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, चूँकि वह वर्ल्ड वार यूरोपियन देशों ने ही लड़ा था, इसलिए वो लोग इतने कमज़ोर हो गए कि ज़्यादा समय तक वो कॉलोनी में रूल नहीं चला सकते थे। उसके बाद धीरे धीरे, जिसमें भारत भी 1947 में आज़ाद हुआ, और एशिया और अफ्रीका के तमाम देश 1950 के बाद कॉलोनियल रूल से मुक्त होके इंडिपेंडेंट हुए, और ज़्यादातर देशों ने उसमें डेमोक्रेसी को अपनाया। इसमें आप पढ़ेंगे तो घाना देश एक अफ्रीकन कंट्री था, 1957 में उसको आज़ादी मिली। वह अमेरिका का पहला, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, अफ्रीका महादेश का पहला देश था जिसको आज़ादी मिली थी। और उसके बाद उसके आज़ादी के कैसे मिली, किस नेता के नेतृत्व में, ये आप सब रीडिंग निश्चित रूप से रीड करेंगे। इसको इसमें दिया गया है। घाना के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के बहुत क्लोज फ्रेंड थे, और उन्होंने भी अफ्रीकन कंट्री में खासकर डेमोक्रेसी के प्रचार प्रसार में काफ़ी अहम भूमिका निभाई। तो लगभग आप पीछे जो मैप हमने दिखाया है आपको पिछले क्लास में कि अलग अलग समय में अलग अलग देशों में डेमोक्रेसी थी, उसी का इसमें पूरा डिस्क्रिप्शन करके बताया गया है। लेकिन दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश भी रहे हैं जहां डेमोक्रेसी स्थापित हुई है, कुछ समय डेमोक्रेसी चली है, लेकिन कुछ समय बाद वहां डेमोक्रेसी को हटा दिया गया है। आर्मी ने अपने हाथ में रूल ले लिया है, जैसा कि चिली और पोलैंड के बारे में हम पिछले क्लास में पढ़े हैं। यहाँ भी हमारे देश के पड़ोस में भी एक दो ऐसी घटनाएं हुई हैं जो डेमोक्रेसी के प्रचार प्रसार को रोका है, यानी कहीं कम हुआ है। जैसे 1900 रीसेंट फेज, पेज नंबर 12 में जो रीसेंट फेज है उसमें ये बताया गया है कि 1980 के बाद बहुत सारे देशों में डेमोक्रेसी आई। वो किस क्षेत्र के देश थे? लैटिन अमेरिका, यानी साउथ अमेरिका महादेश के देश थे। वह 1980 में, चूँकि पिछले क्लास में भी हमने बताया है कि कम्युनिस्ट पार्टी डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं करती, और कम्युनिस्ट रूल जो होता है, चाहे वह चिली में हो, पोलैंड में हो, सोवियत संघ में हो, चाइना में हो, कहीं भी डेमोक्रेसी नहीं है। तो सोवियत संघ कम्युनिस्ट पार्टी का, कम्युनिस्ट देशों का लीडर था। वो अब जितने भी छोटे छोटे कम्युनिस्ट देश थे उन सबको सोवियत संघ ही संरक्षण देता था। तो दक्षिण अमेरिका के बहुत सारे देश वैसे कम्युनिस्ट देश थे, लेकिन 1980 तक आते आते सोवियत संघ खुद विघटित हो गया, टूट गया, यानी कम्युनिस्ट रूल वहाँ ख़त्म हो गया। और कुछ ही हिस्सों पर सिर्फ कम्युनिस्ट रूल रहा, जो आज का रसिया है, बाकी उससे बहुत सारे देश अलग हो गए। तो लैटिन अमेरिका देशों पर से जब सोवियत रूस का प्रभाव ख़त्म हुआ तो वहाँ भी डेमोक्रेसी उन देशों में आया। सोवियत संघ खुद ही 1990 तक आते आते 15 छोटे छोटे देशों में बंट गया, और वो सभी जो देश सोवियत संघ से बाहर निकले रसिया के कंट्रोल से, उन सभी देशों में डेमोक्रेसी आई। उसके बारे में ये डिटेल्स भी इसमें दिया गया है, इसको आप पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा उदाहरण दिया गया है पाकिस्तान और बांग्लादेश का। इन दोनों देशों में भी, ये दोनों देश भारत से ही अलग होकर बने थे, लेकिन इन दोनों देशों में परमानेंट रूप से डेमोक्रेसी कभी नहीं रहा है। पाकिस्तान में पिछले 70-80 सालों में लगभग 50 साल आर्मी रूल ही रहा है, मिलिट्री शासन ही रहा है। डेमोक्रेसी कभी आता है तो कभी आते जाता रहता है। बांग्लादेश का भी यही हाल है, लेकिन पिछले 20 सालों में बांग्लादेश में सुधार आया है, लगातार डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहाँ है, लेकिन पाकिस्तान अभी भी नहीं सुधरा है। उसमें आपके बुक में 1990 में नेपाल
में डेमोक्रेसी के स्थापना हुई, जब वहाँ का राजतंत्र को ख़त्म करके डेमोक्रेटिक रूल स्थापित किया गया। नेपाल में मोनार्की थी 1990 तक। 1999 में पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक सरकार को वहाँ के सेनाध्यक्ष जनरल मुशर्रफ ने हटा करके आर्मी रूल स्थापित कर दिया पाकिस्तान में, जो 2005 तक चला। और उधर 2005 में ही नेपाल के नए राजा ने नेपाल के डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया और वहाँ से फिर से वहाँ मोनार्की स्थापित कर दिया। तो इस तरह नेपाल पाकिस्तान इन दोनों देशों में डेमोक्रेसी आते जाता रहा। 80 के दशक में बहुत सारे नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री थे। दूसरी घटना इसमें म्यांमार का बताया है। म्यांमार हमारा ईस्टर्न पड़ोसी देश है। वहाँ पे डेमोक्रेटिक रूल 1962 में ख़त्म कर दिया गया था मिलिट्री विद्रोह के द्वारा, और 1990 में पहली बार वहाँ 30 साल के बाद डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए। उसमें नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी के नेता आंग सान सू की चुनाव जीती, लेकिन मिलिट्री लीडरों ने चुनाव जीतने के बावजूद उनको सत्ता देने से रिफ्यूज़ कर दिया। लेकिन आंग सान सू की ने हार नहीं मानी, लंबे समय तक वो जेल में बंद रही। उनको हाउस अरेस्ट किया गया आर्मी रूल के द्वारा, लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर पड़ा। आंग सान सू की को आर्मी के कस्टडी में रहते हुए ही नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया, और नोबेल पीस प्राइज़ देने के बाद इंटरनेशनल प्रेशर जब पड़ा तो अंत में आर्मी ने बर्मा में से अपना रूल ख़त्म किया और वहाँ फिर से 2005 ईस्वी में डेमोक्रेसी की स्थापना हुई। इसको इस में आप पढ़ेंगे। अगले पेज में 14 पेज में जो है डेमोक्रेसी इन द ग्लोबल लेवल, वैश्विक संगठन पर, इसमें यूएनओ के बारे में बताया गया है। यूनाइटेड नेशन एक दुनिया के तमाम देशों का एक संगठन है जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई क्यों थी? तो उसके पीछे उद्देश्य था कि जैसे अब दो व्यक्तियों के बीच अगर कोई विवाद होता है तो हम उसे कोर्ट में, न्यायालय में सुलझाते हैं। अगर सपोज दैट दो देशों के बीच, दो कंट्री के बीच यदि कोई विवाद हो, कोई डिस्प्यूट हो, तो उसका समाधान कैसे होगा? तो इसके लिए एक संगठन यूनाइटेड नेशन स्थापित किया गया और दुनिया के तमाम देश उस यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसमें ये बताया गया है कि क्या यूनाइटेड नेशन में डेमोक्रेसी के सिद्धांतों का पालन होता है? डेमोक्रेसी के सिद्धांत का मतलब होता है कि बहुमत का फैसला, ज़्यादा देश जो कहेंगे वही बहुमत माना जाएगा। लेकिन यूएनओ का जो स्ट्रक्चर है उसमें डेमोक्रेसी का बिल्कुल पालन नहीं होता। यूएनओ के बहुत सारे ऑर्गन हैं जिसमें एक जनरल असेंबली है। जनरल असेंबली के 193 मेंबर हैं। इसको आप पूरा पेज पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी 200 से ज़्यादा मेंबर हो गया है करंट तक, लेकिन उसमें 5 जो परमानेंट मेंबर हैं, अमेरिका, रसिया, फ्रांस, चाइना और यूनाइटेड स्टेट, रसिया, यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना, ये 5 उसके परमानेंट मेंबर हैं। और इन मेंबरों के साथ 10 टेम्पोररी मेंबर चुने जाते हैं। कुल 15 मेंबर्स का सिक्योरिटी काउंसिल है, जिसमें ये 5 देशों को वीटो पावर मिला हुआ है, यूएस, रसिया, यूके, फ्रांस और चाइना को। यानी यूएनओ कोई भी डिसीजन करेगा उसके लिए इन 5 देशों की सहमति जरूरी है। अगर पूरा 190 देश एक तरफ रहें, लेकिन इन 5 में से कोई एक देश भी अगर उस प्रस्ताव का विरोध कर दे तो यूएनओ में वो प्रस्ताव पास नहीं हो सकता। ये यूएनओ का पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो ये कहता है कि ये वीटो पावर जो दिया गया है यूएनओ के 5 देशों को, यह डेमोक्रेटिक सिद्धांतों के अनुसार बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये 5 देशों का ही एकाधिकार पूरा यूएन पर है। यूनाइटेड नेशन से ये 5 देश जैसा चाहते हैं वैसा ही प्रस्ताव वहाँ से पास होता है। बाकी जो 190 देश हैं उनके प्रस्तावों की ज़्यादा वहाँ कोई माने वैल्यू नहीं होती। उसके बारे में इस पेज में बताया गया है। और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, ये दोनों इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, आर्थिक संगठन। जैसे बैंक होता है जो व्यक्तियों को लोन देता है, लेकिन अगर किसी देश को कर्ज की ज़रूरत पड़े, कोई सरकार यदि कर्ज लेना चाहे तो उसको कर्ज देने के लिए ये 2 ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF कहा जाता है और दूसरा है वर्ल्ड बैंक, IBRD भी इसको शॉर्ट में कहा जाता है, इंटरनेशनल बैंकिंग फॉर रूरल डेवलपमेंट IBRD।
तो ये यूएनओ के 2 ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके बारे में इसमें डिटेल्स दिया गया है, बस आपको पूरा रीड करके ये पढ़ लेना है। और वही इसमें ज़्यादातर घटनाओं को दिया गया है, अलग अलग देशों में जो घटनाएं हुई हैं और उसमें यूएनओ का क्या रोल रहा है, कहाँ वह पीछे रह गया, कहाँ वह अपनी भूमिका सही तरीके से नहीं निभा पाया। इसको पूरे को बुक को जब ये टॉपिक्स को आप पढ़ेंगे तो डिटेल समझ में आएगा। मुख्य रूप से यही बातें इसमें बताई गई हैं जो हमने आपको अभी बताया है। बस इस चैप्टर में इतना आप पढ़ के पूरा ख़त्म कर लेंगे तो ये दोनों करके ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो गया।